हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। इतिहास की महा मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो बीए सेकेंड सेमेस्टर इतिहास का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 उन सभी के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। और इसके अंदर जो प्रश्न बताए गए वो आपके एक एक प्रश्न परीक्षा में आएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी अच्छी हेल्प पहुँच सके। और ये वीडियो है जो विश्व इतिहास का है, यानी 1453 से लेकर 1950 तक का जो इतिहास रहने वाला है वो अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। प्रश्न उत्तर और पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे। लेकिन वीडियो को अगर आप नए जुड़े तो सबसे पहले वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी आप सर्च करोगे वहाँ मिल जाएगी, लिंक दे रखी है, या आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सर मुझे पीडीएफ चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है कि 1453 की घटना का महत्व क्या था, पुनर्जागरण आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो 1453 की घटना, प्रमुख घटना क्या थी। तो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की राजधानी पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। मोहम्मद द्वितीय के नेतृत्व में उस्मानी तुर्कों ने इसे जीत लिया था। यानी जो मोहम्मद द्वितीय होता है वो क्या करता है, उसके नेतृत्व में उस्मानी तुर्कों इसे जीत लेता है और पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। क्या हो गया? पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। फिर बात करते हैं इस घटना का ऐतिहासिक महत्व क्या है, यानी शुरुआत यहाँ से होती है। तो पूर्व रोमन साम्राज्य का अंत, लगभग 1000 वर्षों तक चला ये साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। मध्यकालीन युग का अंत हो गया, यानी कई राज इतिहासकारों के अनुसार इस घटना के बाद यूरोप के मध्य युग समाप्त और आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। फिर तीसरा पॉइंट आता है तुर्कों का शक्ति विस्तार, यानी तुर्क अब यूरोप के एक बड़े भाग पर नियंत्रित करने लगे, जिससे ईसाई शक्तियों में भय उत्पन्न हुआ। फिर आता है पुनर्जागरण आंदोलन पर प्रभाव कैसे पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर ग्रीक विद्वानों का पलायन होना, यानी वहां से जो ग्रीक विद्वान थे वहां से चले गए। कैसे? तो उनके पतन के बाद, कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद वहां के कई ग्रीक विद्वान और कलाकार पश्चिमी यूरोप, विशेष रूप से इटली की ओर चले गए। वे प्राचीन यूनानी साहित्य, दर्शन और विज्ञान की पांडुलिपियां साथ लेकर गए थे। इससे यूरोप में क्लासिकल ज्ञान का पुनर्जागरण माना जाता है। फिर दोस्तों ज्ञान का पुनर्विकास कैसे होता है? ज्ञान का पुनर्विकास तो यूनानी दर्शन, विज्ञान और कला को यूरोप में फिर से पढ़ा और अपनाया जाने लगा। इससे ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद को बल मिला, जो पुनर्जागरण का मूल तत्व माना जाता है। यानी पूछ ले अगर आपको कि पुनर्जागरण का मूल तत्व किसे मानते हैं, तो मानवतावाद को। तीसरा पॉइंट क्या है? पुस्तक मुद्रण और भाषा का विकास। तो पुस्तक मुद्रण और भाषा का विकास, ग्रीक भाषियों ने कई ग्रंथों का लैटिन और स्थानीय यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया था। इससे शिक्षा और साहित्य का विस्तार माना जाता है। चौथा पॉइंट है धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव। तो धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव के अंदर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लोगों ने धार्मिक अंधविश्वासों से हटकर विज्ञान, तर्क, कला की ओर ध्यान दिया। चर्च की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? तो निष्कर्ष आपको ये ध्यान रखना है कि 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों के अधिकार ने यूरोप के सांस्कृतिक इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव लाया। ग्रीक विद्वानों के पलायन और उनके ज्ञान के प्रसार ने पुनर्जागरण आंदोलन को तेज गति दी थी, जिससे यूरोप में कला, साहित्य और विज्ञान और मानवतावाद का एक नया युग प्रारंभ हुआ। ये था दोस्तों पहला प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको वीडियो पीडीएफ भी आसानी से मिल सके और आपके सभी दोस्तों तक ये वीडियो जा सके। क्योंकि आगे आने वाले वीडियो कौन कौन से आपको सब्जेक्ट चाहिए, सभी सब्जेक्ट के आपके लिए वीडियो उपलब्ध होने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है कि पुनर्जागरण आंदोलन के कारण और प्रभाव स्पष्ट करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी आपके 100% परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। पुनर्जागरण आंदोलन का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जन्म लेना या पुनः जागृति। ये आंदोलन 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में प्रारंभ हुआ। इसका प्रभाव शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म और राजनीति सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। ये मध्यकाल की जड़ताओं के विरुद्ध एक बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति थी। फिर है पुनर्जागरण आंदोलन के कारण। तो क्या थे कारण इसके?
तो पहला पॉइंट है रोम और ग्रीक संस्कृति की पुनरावृत्ति हुई थी, यानी प्राचीन ग्रीक रोमन सभ्यता के ग्रंथों की खोज और अध्ययन से मानव विवेक और तर्क को महत्व मिलने लगा। इससे मानवतावादी विचारधारा का उदय हुआ। फिर दूसरा क्या है, क्रूसेड युद्धों का प्रभाव। तो क्रूसेड युद्धों का प्रभाव कैसे हुआ, तो इन धर्म युद्धों से यूरोप के लोगों का एशिया और इस्लामी जगत की समृद्ध सभ्यता से संपर्क हुआ। इससे विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान माना जाता है। तीसरा, छापे खाने की खोज हुई। कब हुई, तो 1450 में गुटेनबर्ग की इस खोज ने ज्ञान को आम जन तक पहुंचाया। धार्मिक ग्रंथों, विज्ञान, इतिहास और साहित्य की पुस्तकें तेजी से छपने लगी। फिर दोस्तों, व्यापार और नगरों का विकास हुआ। कैसे हुआ, तो इटली के नगर जैसे वेनिस, फ्लोरेंस, जेनोवो आदि व्यापारिक केंद्र बन गए और यहाँ धनिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग ने कला, साहित्य और विज्ञान को संरक्षण प्रदान किया था। फिर पांचवा पॉइंट है, मानवतावाद का विकास हुआ, यानी मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र मानने की सोच विकसित हुई और धर्म के स्थान पर तर्क, अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया था। फिर दोस्तों, छठा पॉइंट है इसके अंदर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के और खोजों का दौर। कैसे हुआ, तो कोपरनिकस, गैलीलियो, कीपलर आदि वैज्ञानिकों की खोज ने परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी और नव चिंतन को बढ़ावा मिला है। सातवां पॉइंट है, धार्मिक पाखंड और चर्च की आलोचना। कैसे हुई, तो मध्यकालीन चर्च की भ्रष्ट नीतियों और अंधविश्वासों के विरोध ने लोगों को नई सोच की ओर मोड़ा था। फिर पुनर्जागरण आंदोलन के प्रभाव हमें क्या देखने को मिले, तो पहला प्रभाव है मानवतावाद का उदय हुआ। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक और गरिमा को महत्व मिला और मानव को परम सत्ता के बजाय तर्क और अनुभव से देखा गया था। फिर दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट है कला और साहित्य का विकास। तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल जैसे कलाकारों ने यथार्थवादी चित्रों और मूर्तियों का निर्माण किया। शेक्सपियर, पेट्रार्क आदि ने साहित्य को समृद्ध किया। तीसरा पॉइंट है धार्मिक सुधार आंदोलन। तो धार्मिक सुधार आंदोलन यानी रिफॉर्मेशन, पुनर्जागरण ने चर्च की आलोचना को जन्म दिया। जैसे मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने सुधार की मांग की और प्रोटेस्ट आंदोलन प्रारंभ किया था। चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत होना। वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तो गैलीलियो, न्यूटन आदि ने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाई और ब्रह्मांड, गुरुत्वाकर्षण, गति आदि विषयों पर नए सिद्धांत सामने आए थे। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का दिया था और गैलीलियो ने ब्रह्मांड का दिया, गति आदि विषयों का सिद्धांत भी हमें देखने को मिले थे। 5 नंबर पॉइंट है शिक्षा और विश्वविद्यालयों का विकास होना। पढ़ने लिखने की ललक बढ़ी, यूरोप में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और शिक्षा अधिक तर्कशील और वैज्ञानिक सिद्ध हुई थी। किस कारण से, विश्वविद्यालयों की स्थापना के कारण। फिर छठा पॉइंट है राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रीयता। तो राज्य की अवधारणा बदली, राजा और चर्च के संबंधों पर प्रश्न उठे, प्रजा में राजनीतिक चेतना आई। 7 नंबर है स्त्रियों की स्थिति में सुधार के विचार। तो कुछ विचारकों ने स्त्रियों की शिक्षा और अधिकारों की बात की, जिससे भविष्य में नारी सशक्तिकरण की नींव पड़ी थी। फिर दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या था, तो पुनर्जागरण आंदोलन यूरोपीय इतिहास की दिशा बदलने वाला एक क्रांतिकारी चरण था। यह केवल सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं था, बल्कि मानव सोच, विश्वास और समाज की संपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इसने आधुनिक युग के द्वार खोल दिए। और तीसरा प्रश्न आता है आपके लिए कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था, इसके प्रमुख नेता और परिणाम क्या सिद्ध हुए, आप बताइए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से सुने। फिर से बोलता हूं दोस्तों, अगर आपको अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया, सबसे पहले यही काम करें आप, ताकि आपको हर वीडियो हर सब्जेक्ट का आपके लिए उपलब्ध हो सके और आपके भाई बंधु आपको देख सके। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू हुआ एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य रोमन कैथोलिक चर्च की बुराइयों, भ्रष्टाचार, पाखंड और आडंबरों का विरोध करना था। इस आंदोलन में धार्मिक जीवन को व्यक्ति केंद्रित और सरल बनाने का जोर दिया। लोग अब धार्मिक पुस्तकों को स्वयं पढ़कर समझने लगे और चर्च की सत्ता को चुनौती देने लगे। इस आंदोलन का मुख्य कारण यह था कि उस समय चर्च में अनेक कुरीतियां फैल चुकी थी, जैसे प्रायश्चित पत्रों की बिक्री, पादरियों का विलासितापूर्ण जीवन और पोप की अत्यधिक शक्ति। लोगों को यह लगा कि ईश्वर से जुड़ने के लिए चर्च या पोप की आवश्यकता नहीं है। यानी लोगों ने क्या किया, खुद महसूस किया कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है और ये जो हमें गलत धारणा दे रहे हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये क्या हुआ, शुरुआत हुआ। प्रमुख नेता कौन थे, तो प्रमुख नेता कौन थे, तो इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने 1517 में जर्मनी के विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर
95 आपत्तियां थीसिस लगाई थी। इसमें इन्होंने चर्च की कुरीतियों, विशेषकर प्रायश्चित पत्रों की बिक्री का विरोध किया। उसके उस समय बाद एक कदम से पूरे यूरोप में धार्मिक बहस छिड़ गई। इसके अलावा जॉन कैल्विन ने स्विट्जरलैंड में सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया था। उन्होंने ये विचार रखा कि मनुष्य का भाग्य पहले से निर्धारित होता है। पूर्व नियोजन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मार्टिन लूथर के द्वारा जॉन कैल्विन ने दिया था। फिर दोस्तों, हेनरी एस्टम इंग्लैंड के राजा ने चर्च से अलग होकर नया एंग्लिकन चर्च बनाया, क्योंकि पोप ने इन्हें तलाक की अनुमति नहीं दी थी। फिर दूसरा अगला पॉइंट आता है आपके लिए महत्वपूर्ण कि धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम क्या हुए। तो इसके जो शॉर्ट वीडियो आते हैं वो भी आपके लिए आते रहेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण इसके वीडियो है, जैसे भूगोल का, राजनीति का वीडियो लगा दिया मैंने, और जैसे हिंदी साहित्य के या और भी आपके कोई सब्जेक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपको कौन कौन से प्रश्न समझ में नहीं आते उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेजी जाएगी। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो कैथोलिक चर्च की शक्ति कमजोर हुई। पोप और चर्च अब पहले जैसे सर्वशक्तिमान नहीं रहे। लोगों ने स्वतंत्र रूप से धार्मिक विचार रखने शुरू किए। दूसरा पॉइंट है प्रोटेस्ट धर्म का जन्म हुआ। कैसे? तो ईसाई धर्म में कई नए संप्रदाय बने, जैसे लूथरन, कैल्विनिस्ट और एंग्लिकन। तीसरा पॉइंट है धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद हुआ। तो बाइबल को आम भाषाओं में अनुवादित किया गया, जिससे सामान्य लोग उसे पढ़ सके। चौथा पॉइंट है शिक्षा और चेतना का विकास हुआ। शिक्षा और चेतना का विकास, तो छापा खाने के विकास से ज्ञान का प्रसार हुआ और लोगों में जागरूकता आई। 5 नंबर पॉइंट है धार्मिक संघर्ष हुए। दोस्तों, यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच कई युद्ध हुए, जैसे 30 वर्षों का युद्ध, जिसे बहुत नुकसान माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कैथोलिक सुधार की शुरुआत हुई। तो चर्च में भी अपनी गलतियों का सुधारा और जेसुइट्स जैसे संगठनों का गठन किया। निष्कर्ष, धर्म सुधार आंदोलन ने न केवल धर्म के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में भी गहरे परिवर्तन किए। इसने व्यक्ति को धार्मिक मामलों में सोचने और समझने की स्वतंत्रता दी और आधुनिक युग की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि प्रोटेस्ट और जेसुइट आंदोलन में क्या अंतर था। तो इसको भी हम समझेंगे, क्योंकि प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही करवा रहा हूँ आपके लिए। प्रोटेस्ट और जेसुइट आंदोलन दोनों ईसाई धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण सुधारवादी आंदोलन थे, लेकिन इसका उद्भव, उद्देश्य, तरीका और प्रभाव अलग अलग थे। आइए इन्हें विस्तार से देखते हैं। प्रोटेस्ट आंदोलन क्या था? तो इसका उद्भव और पृष्ठभूमि। तो प्रोटेस्ट आंदोलन 16वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। इसका प्रारंभ 1517 में जर्मनी के एक धर्मशास्त्री मार्टिन लूथर द्वारा तब हुआ, जब उन्होंने 95 आपत्तियां थीसिस जारी कर कैथोलिक चर्च की बुराइयों, विशेषकर इंद्रियों की बिक्री, पाप मोचन पत्र का विरोध किया। यानी जो प्रोटेस्ट आंदोलन है उसका शुरुआत कब होता है? जब क्या करता है मार्टिन लूथर? एक 95 आपत्तियां लगाता है, यानी थीसिस लगाता है, कैथोलिक चर्च की बुराइयां करता है और पाप मोचन जो पत्र होता है उसका विरोध करता है। उस समय प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार, पाखंड और धन लोलुपता, यानी धन की लालसा का विरोध करते हुए धर्म को शुद्ध रूप देना। इस आंदोलन का जोर धर्म ग्रंथ बाइबल के अध्ययन पर था, जिसमें मध्यस्थ, पोप या पादरी की आवश्यकता नहीं हो। मुख्य विचार, तो व्यक्ति और ईश्वर के बीच सीधा संबंध होना। बाइबल को सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ माना। ये कहते थे कि आपको व्यक्ति और ईश्वर के मध्य किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको केवल अंतर आत्मा की आवाज से भगवान को याद करना है, यानी जो उनके जो ईश्वर होते हैं। फिर बाइबल को सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ मानना, यह इनका प्रमुख विचार था। फिर दोस्तों, चर्च के अधिकारों को सीमित करना, विश्वास द्वारा मोक्ष प्राप्ति करना। प्रभाव क्या हुए इसके? तो नए ईसाई संप्रदाय जैसे लूथरन, कैल्विनिस्ट, एंग्लिकन आदि का जन्म हुआ। यूरोप में धार्मिक युद्ध और राजनीतिक बदलाव हुए। धर्म में लोकतांत्रिक और व्यक्तिगत सोच को बढ़ावा मिला था दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट है जेसुइट आंदोलन कैसा हुआ? तो उद्भव और पृष्ठभूमि। ये आंदोलन प्रोटेस्ट आंदोलन के विरुद्ध एक कैथोलिक प्रतिक्रिया था। 1534 में इग्नाशियस लोयोला ने जेसुइट समाज की स्थापना की, जिसे 1540 में पोप की स्वीकृति मिली थी। किसकी मिली थी? पोप की स्वीकृति। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना और प्रोटेस्ट धर्म सुधार की प्रभावशाली सुन्नतियों का उत्तर देना। ये आंदोलन कैथोलिक चर्च को पुनर्गठित करने और शिक्षा व प्रचार के माध्यम से धर्म को मजबूत करने के लिए माना जाता है। मुख्य विचार, तो चर्च और पोप की सर्वोच्चता को बनाए रखना,
धार्मिक अनुशासन, शिक्षा और सेवा पर बल देना, ईसाई धर्म का प्रचार और पुनः धर्मांतरण करना। फिर प्रभाव की बात करते हैं तो प्रभाव आता है कैथोलिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना, भारत, चीन, जापान आदि देशों में ईसाई धर्म का प्रचार करना, चर्च की छवि में सुधार और अनुशासन की पुनः स्थापना करना। फिर निष्कर्ष तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन जहां चर्च के भ्रष्टाचार के विरोध में उठी क्रांतिकारी लहर थी, वहीं जेसुइट आंदोलन एक संगठित और अनुशासित प्रयास था ताकि चर्च की गरिमा और प्रभाव को पुनर्स्थापित किया जा सके। फिर प्रोटेस्ट विचार स्वतंत्रता और आलोचना पर आधारित था, जबकि जेसुइट आंदोलन अनुशासन, शिक्षा और संगठन पर आधारित था। दोनों ने ईसाई धर्म के इतिहास को नई दिशा दी। एक ने सुधार की राह बताई और दूसरे ने सुधार की प्रतिक्रिया में सुधार का प्रयास किया दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि भौगोलिक खोजों के कारण और परिणाम बताइए। भौगोलिक खोजें कौन कौन सी हुई, इसके कारण क्या थे? तो भौगोलिक खोजों के कारण की बात करते हैं, यानी नए व्यापार मार्गों की खोज की आवश्यकता। यूरोप और एशिया के बीच पुराने व्यापार जैसे सिल्क रूट तुर्कों द्वारा बंद कर दिए गए, जिससे यूरोप को भारत और चीन तक समुद्री मार्ग की तलाश करनी पड़ी। दूसरा पॉइंट है पूर्वी देशों की वस्तु की मांग करना। भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों से मसाले, रेशम, कीमती पत्थर आदि की बहुत मांग होती थी। तीसरा पॉइंट क्या है? धर्म प्रचार की भावना होना। धर्म प्रसार, ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार हेतु नए क्षेत्रों की खोज की। चर्च का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को ईसाई बनाया जाए। और चौथा पॉइंट है साहसिक एवं अन्वेषण की भावना होना। यूरोपीय लोगों ने नई भूमि संसाधनों की खोज करने की जिज्ञासा बढ़ी। 5 नंबर पॉइंट है नवीन वैज्ञानिक आविष्कार। तो कंपास, खगोलीय यंत्र, बेहतर नक्शे तथा जहाज निर्माण में उन्नति से लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाया गया। 6 नंबर पॉइंट है राजाओं और व्यापारियों का समर्थन होना। तो यूरोपीय राजाओं ने व्यापार और साम्राज्य विस्तार के लिए खोजकर्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अगला पॉइंट है भौगोलिक खोजों के परिणाम। क्या परिणाम हुए थे? तो नए भूभागों की खोज, यानी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई, जबकि भारत का समुद्री मार्ग 1498 में वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया। दूसरा है औपनिवेशिक साम्राज्यों की स्थापना करना। यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश बनाए, जिससे साम्राज्यवाद की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है व्यापार में क्रांति। तो दोस्तों व्यापार में क्रांति, समुद्री मार्गों से विश्व व्यापार बढ़ा। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। चौथा पॉइंट है धर्म परिवर्तन और सांस्कृतिक प्रभाव। मिशनरियों द्वारा अनेक क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ और स्थानीय संस्कृतियों पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई दिया था। 5 नंबर पॉइंट क्या आता है? स्थानीय सभ्यताओं का विनाश होना। तो अमेरिका के रेड इंडियनों और अन्य स्थानों की प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट कर दिया गया। 6वां पॉइंट है वैश्विक संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, यानी विभिन्न संस्कृतियां आपस से जुड़ी, जिससे विश्व एक वैश्विक गांव बनाने की ओर अग्रसर हुआ। तो 7 नंबर पॉइंट है दास व्यापार का प्रारंभ होना। तो कैसे? तो अफ्रीका से बड़ी संख्या में लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया। निष्कर्ष निकला कि भौगोलिक खोजों ने विश्व के इतिहास की धारा ही बदल दी। जहां एक इससे व्यापार और ज्ञान का विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर औपनिवेशिक शोषण और सांस्कृतिक विनाश भी हुआ। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी शुरुआत किन कारणों से मानी जाती है? उपनिवेशवाद का अर्थ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी अन्य कमजोर देश या क्षेत्र पर अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। उपनिवेशवादी देश उस क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करता है, वहां की जनता पर शासन करता है और अपनी संस्कृति, भाषा और नीतियां थोपना चाहता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ब्रिटेन द्वारा भारत पर किया गया शासन उपनिवेशवाद का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। यानी उपनिवेशवाद की शुरुआत के प्रमुख कारण है एक तो भौगोलिक खोजें। 15वीं-16वीं सदी यूरोपीय देशों ने नए समुद्री मार्गों की खोज की, जिससे उन्हें एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के नए क्षेत्रों पर पहुंच मिली। दूसरा है आर्थिक लालच। आर्थिक लालच मतलब समझ गए, यानी रुपए पैसे की, कच्चे माल, मसाले, रेशम, कपास आदि के लिए नए बाजारों की खोज के अंदर भी क्या करते हैं? वो उपनिवेश बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स आपसी प्रतिस्पर्धा की, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा कर सके। 4 नंबर पॉइंट है धर्म प्रचार की भावना। तो मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उद्देश्य से दूरस्थ देशों में जाकर कार्य किया।
5 राजनीतिक प्रभुत्व, 6 नंबर नस्ली श्रेष्ठता की भावना होना, यानी यूरोपीय लोग स्वयं को सभ्य और श्रेष्ठ मानते थे और अन्य देशों को असभ्य कहकर उन पर शासन को उचित मानते हैं या ठहराते हैं। निष्कर्ष, तो उपनिवेशवाद का मूल उद्देश्य लाभ और सत्ता प्राप्ति था। ये एक शोषणकारी व्यवस्था थी जिससे उपनिवेशित देशों की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे कई देश अब किसी की मार झेल चुके थे। फिर दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति 1779 के कारण घटनाएं और प्रभाव विस्तार से समझा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में घटित एक ऐतिहासिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन था जिसने यूरोप की राजनीति और समाज की दिशा बदल दी। ये क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों पर आधारित थी। पहला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण, तो सामाजिक असमानता। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी वर्ग यानी विशेष अधिकार प्राप्त वाला, दूसरा कुलीन वर्ग कर मुक्त वाला, तीसरा वर्ग आम जनता, सभी करों का बोझ होना, तीसरा वर्ग को राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक कारण, तो राजा लुई 16वां निरंकुश शासन करता, कोई जनप्रतिनिधि संस्था प्रभाव नहीं थी, न्याय व्यवस्था पक्षपाती थी। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक कारण, तो फ्रांस आर्थिक संकट में था। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक सहायता से खजाना खाली हो गया था। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कृषि पर अत्यधिक कर लगाना। 4 नंबर है दार्शनिक विचारों का प्रभाव, तो रूसो, वाल्टेर, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचार फैलाए, जनमानस जागरूक हुआ। 6 नंबर अगला पॉइंट है 5 नंबर भ्रष्ट प्रशासन, यानी दरबार में विलासिता को जीवन, प्रशासन में भ्रष्टाचार, जनता की समस्याओं की अनदेखी करना, ये इसके कारण माने जाते हैं। प्रमुख घटनाएं, तो स्टेटस जनरल की बैठक 5 मई 1789 को सुधार के लिए राजा ने 175 वर्षों बाद स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। तीसरे वर्ग में असमान मतदान प्रणाली का विरोध हुआ। नेशनल असेंबली का गठन 17 जून 1789 को हुआ। तीसरे वर्ग में स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया। टेनिस कोर्ट शपथ 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली ने संविधान बनाने की शपथ मानी थी। फिर बास्तील किला पर हमला 14 जुलाई 1789, स्वतंत्रता की प्रतीक घटना, जनता ने बास्तील जेल पर हमला कर दिया। ये क्रांति की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। मानवाधिकार घोषणा 26 अगस्त 1789, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की गई थी। फिर कौन कौन से स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर आता है दोस्तों राजशाही का अंत 1792 में, यानी राजा लुई 16वां को गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया और फ्रांस गणराज्य घोषित माना जाता है। तीसरा पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव, तो राजतंत्र का अंत हुआ, निरंकुशशाही राजशाही समाप्त हुई। और दूसरा पॉइंट आता है समानता की स्थापना, विशेष अधिकार समाप्त हुए, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। तीसरा पॉइंट है यूरोप पर प्रभाव, तो अन्य देशों ने भी समान आंदोलन को प्रेरणा मिली, जैसे इटली, जर्मनी, क्रांतिकारी विचार पूरे यूरोप में फैल गए। चौथा पॉइंट है नए संविधान की स्थापना होना, तो संविधान के माध्यम से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की गई और नेपोलियन का उदय हुआ। अराजकता के बाद नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया था। फिर अगला प्रश्न है 8 नंबर कि 1815 की वियना कांग्रेस क्या थी, इसके उद्देश्य और परिणाम विस्तार से बताइए। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए पीडीएफ तैयार की है, तो आप एक छोटा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देंगे तो इसको बहुत प्रेरणा मिलती है, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपके लिए तो आप सबसे पहले वीडियो देख सके, क्योंकि आपके एक वीडियो देखने से पूरा पेपर अच्छा हो जाएगा और जितने प्रश्न पेपर में आने वाले यही से प्रश्न आएंगे 100 में से 100%। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। 1815 की वियना कांग्रेस यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद यूरोप में शांति और संतुलन स्थापित करने के लिए उद्देश्य से बुलाई गई। इसका आयोजन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ और ये सम्मेलन सितंबर 1814 से जून 1815 तक चला। वियना कांग्रेस क्या थी, तो वियना कांग्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिससे यूरोप के प्रमुख देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री प्रिंस मेटरनिक ने किया था। इस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप की राजनीतिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना और शांति स्थापित करना माना जाता है। वियना कांग्रेस के उद्देश्य,
तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य पहला था यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना ताकि देश अधिक शक्तिशाली बन सके। नेपोलियन द्वारा बदलती सीमाओं को पुनः स्थापित करना ताकि यूरोप को पुराने स्वरूप का वापस ला सके। तीसरा, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, क्रांतिकारी विचारधाराओं को रोकना। चौथा, फ्रांस को सीमित करना, भविष्य में यूरोप के लिए खतरा नहीं बन सके। 5 नंबर, राजाओं के वैध अधिकारों की पुनर्स्थापना करना, चाहे वैधता का सिद्धांत कहते थे। फिर अगला पॉइंट है प्रमुख सहभागी देश। ऑस्ट्रिया मेटरनिक्स के नेतृत्व में ब्रिटेन, लॉर्ड केस्लर, रूस जार अलेक्जेंडर, प्रशिया, जर्मनी और फ्रांस टेलर के नेतृत्व में, यद्यपि ये पराजित देश माना जाता है। फिर वियना कांग्रेस के प्रमुख निर्णय क्या थे या परिणाम क्या हुए? तो फ्रांस की सीमाएं 1792 की स्थिति में लौटा दी गई। नेपोलियन के द्वारा स्थापित राष्ट्रों को समाप्त कर दिया गया। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग को एकजुट करके नीदरलैंड साम्राज्य बनाया गया। चौथा पॉइंट है स्विट्जरलैंड को तटस्थ देश घोषित कर दिया गया और रूस को पोलैंड का बड़ा देश हिस्सा माना जाता है। फिर 7 नंबर, ब्रिटेन को कई उपनिवेश मिले जैसे श्रीलंका, केप कॉलोनी, इटली और जर्मनी फिर से छोटे राज्यों में बंट गए जिससे इनकी एकता में बाधा पहुंची मानी जाती है। फिर राजशाही शासन की पुनर्स्थापना फ्रांस, स्पेन और इटली में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 से 1848 के बीच यूरोप में हुए क्रांतिकारी आंदोलन का वर्णन करो। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1815 से 1848 तक का समय यूरोपीय इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत उत्तम रहा। ये काल वियना कांग्रेस 1815 के बाद की पुनर्वादी शक्ति और उदारवादी राष्ट्रवादी शक्तियों के संघर्ष का समय था। इस काल में यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतिकारी आंदोलन की लहर चली जिसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, संवैधानिक शासन और सामाजिक सुधार माना जाता है। वियना कांग्रेस के बाद की स्थिति 1815। तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोपीय राजतंत्रों में वियना कांग्रेस में बैठक कर पुराने राजवंश को पुनर्स्थापना और शक्ति संतुलन की नीति अपनाई गई थी। ये व्यवस्था राजशाही, सामंतशाही और चर्च के प्रभुत्व की वापसी थी जिससे नवजागरण, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के समय पैदा हुई थी। लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी भावनाएं दब गई। परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में क्या हुआ? असंतोष फैल गया था। फिर दूसरा आता है प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन, यानी 1815 से 1848 के मध्य कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए? तो पहला है इटली में योगदान आंदोलन। 1815 से 1848 तक इटली छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इसमें अधिकांश पर विदेश शासन था जैसे ऑस्ट्रिया। कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन ने राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया। 1820 और 1830 में विद्रोह हुए लेकिन ऑस्ट्रिया ने उन्हें कुचल दिया था। 1831 में मैजरिनी ने यंग इटली की स्थापना की जिसने इटली के एकीकरण के लिए प्रेरणा दी थी। फिर जर्मनी में आंदोलन। वियना कांग्रेस के बाद 39 जर्मन राज्यों का संघ बनाया गया लेकिन कोई राजनीतिक एकता नहीं मिली थी। छात्रों और शिक्षकों के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए। 1830 और 1848 में कई बार विद्रोह हुए लेकिन राजाओं ने उन्हें दबा दिया। फिर है फ्रांस में आंदोलन। तो 1830 की जुलाई क्रांति, चार्ल्स 10वें की निरंकुशता के खिलाफ क्रांति हुई और लुईस फिलिप्स का संवैधानिक राजा बनाया गया था। 1848 की फरवरी क्रांति, लुई फिलिप की सरकार के भ्रष्टाचार और मजदूरों की दुर्दशा के विरोध में फिर क्रांति हुई और द्वितीय गणराज्य की स्थापना मानी जाती है। फिर आता दोस्तों पोलैंड में आंदोलन। तो पोलैंड पर रूस का कब्जा था। 1830 में विद्रोह हुआ लेकिन रूसी सेना ने इन्हें कुचल दिया और 1846 में पुनः क्रांति की कोशिश की गई पर असफल रही थी। फिर आता है 5 नंबर ऑस्ट्रिया पर हंगरी में आंदोलन। तो 1848 की क्रांति का प्रभाव ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा। हंगरी में लुईस कोसुत के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और ऑस्ट्रिया ने रूस की मदद से इस विद्रोह को दबा दिया था। फिर है 1848 की क्रांतियाँ। तो क्रांतियों का वर्ष 1848 में पूरे यूरोप में एक साथ क्रांति हुई। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि में इसका प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक सुधार था। ये क्रांतियां कुछ समय के लिए सफल हुई लेकिन फिर राजशाही ने सैनिक शक्ति से उन्हें दबा दिया था। क्रांतिकारी आंदोलन का महत्व है। यद्यपि अधिकांश क्रांतियां असफल रही परंतु उन्होंने राजनीतिक चेतना, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को जनमानस में गहराई से स्थापित किया। बाद के दशकों में इटली और जर्मनी का एकीकरण, संवैधानिक शासन और आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है 10 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के प्रयासों की तुलना करो। यानी इटली और जो जर्मनी का एकीकरण है उसकी हमें तुलना करनी है। तो 19वीं शताब्दी का यूरोप राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत था। इसी काल में इटली और जर्मनी जैसे देशों ने अपने बिखरे हुए राज्यों को एकत्रित कर
एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के प्रयास किए, लेकिन दोनों देशों के एकीकरण की प्रक्रिया भिन्न थी, अलग अलग थी, लेकिन इसका उद्देश्य समान था, राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय पहचान की स्थापना करना। फिर आता है पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तुलना करना। तो इटली अनेक वर्षों से छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्य ऑस्ट्रिया के अधीन थे तो कुछ स्वतंत्र थे और कुछ सरच के नियंत्रण में थे। इटली की जनता एकता चाहती थी, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों की भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताएं बड़ी बाधा थी। वहीं जर्मनी भी जर्मन परिसंघ के अंतर्गत 39 राज्यों में विभाजित था। पर्सा और राष्ट्र जैसे शक्तिशाली राज्यों के बीच वर्चस्व की ओर थी। जर्मन लोग भी एक सशक्त और एकीकृत राष्ट्र की आकांक्षा रखते थे, विशेषतः पर्सा के नेतृत्व में। फिर आता है एकीकरण के प्रमुख नेता और रणनीतियां। तो इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका रही, मेजिनी, केवूर और गेरिबाल्डी। तो मेजिनी ने युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाई और यंग इटली नामक संगठन बनाया। केवूर, जो पीडमांड का प्रधानमंत्री था, उसने इस राजनीतिक समझौते और फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया और उत्तर इटली को एकत्रित किया था। गेरिबाल्डी, एक क्रांतिकारी नेता, ने दक्षिण इटली को संगठित किया और उसे राजा विक्टर एमुनुएल को सौंप दिया था। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य उद्देश्य नेतृत्व पर्सा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने लिया। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई और 3 युद्धों, डेनमार्क युद्ध 1864, ऑस्ट्रिया युद्ध 1866 और फ्रांस पर्सा युद्ध 1870 के माध्यम से जर्मन राज्यों को एकत्रित कर 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया था। तीसरा पॉइंट है युद्ध और सैन्य भूमिका। तो इटली के एकीकरण में कुछ हद तक सैन्य शक्ति का प्रयोग हुआ, विशेषतः गेरिबाल्डी द्वारा, लेकिन इसकी तुलना में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से युद्धों पर आधारित था। बिस्मार्क ने कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का प्रयोग कर पर्सा को केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया था। फिर चौथा पॉइंट है बाहरी शक्तियों की भूमिका। 5 में परिणाम और स्थापना। परिणाम क्या हुआ? तो इटली का एकीकरण 1861 में राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय के नेतृत्व में हुआ, जबकि रोम 1870 में एकीकृत हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ, जबकि विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और बर्लिन को राजधानी बनाया माना जाता है। निष्कर्ष क्या हुआ? तो निष्कर्ष ये है कि जर्मनी और इटली दोनों देशों ने राष्ट्रवाद के प्रभाव में आकर अपने बिखरे राज्यों को एकत्रित कर लिया। हालांकि इटली का एकीकरण क्रांतिकारियों, राजनयिकों और जन आंदोलन का मिश्रण था, वहीं जर्मनी का एकीकरण एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक रणनीति का परिणाम था। इटली ने एकता की भावना को संस्कृति और इतिहास से पोषित किया, जबकि जर्मनी में बिस्मार्क की कठोर नीति और युद्धों में निर्णायक भूमिका बताई जाती है। इन दोनों घटनाओं ने यूरोपीय राजनीति को नई दिशा दी और राष्ट्रवाद की शक्ति को प्रमाणित माना जाता है। फिर आता है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, यानी कौन कौन सा कब हुआ था का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, और इसके क्या परिणाम रहे थे। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद। तो यूरोप में बढ़ता राष्ट्रवाद विशेष रूप से जर्मनी, इटली में युद्धों का बड़ा कारण बना। बाल्कन देशों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से हो रहे थे। दूसरा पॉइंट है सैन्यवाद, यानी देशों के बीच हथियारों की दौड़ चल रही थी और सेनाओं का आकार बढ़ रहा था, जिससे तनाव और संदेह बढ़ा था। तीसरा पॉइंट क्या है? गठबंधन प्रणाली। तो दोस्तों 2 मुख्य गठबंधन के थे, एक त्रिगुट और जर्मनी, राष्ट्रीय हंगरी और इटली, जबकि दूसरा बना था तैत्रीय संधि, यानी फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। ये गुट किसी भी स्थानीय संघर्ष को व्यापक बना सकते थे। चौथा पॉइंट आता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा यानी होड़ विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया में थी। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच तनाव का कारण भी यही बना था। फिर 5 पॉइंट है सरायेवो की घटना। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया के एक राष्ट्रवादी द्वारा कर दी गई। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया और युद्ध की चिंगारी फैल गई थी। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। क्या हुए प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम? तो जन और धन। ये थोड़ा बहुत मैं संक्षिप्त में आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्लास की भी एक लिमिट होती है कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एक अच्छा मैराथन क्लास दी जाए ताकि आप अच्छे से समझ कर उसको लिख सके। ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही लिख कर आना है, आपको उसके अंदर अगर आप जाए प्रश्न आ जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए, तो आपको उसके अंदर 4-5 पेज भर के आने। मेरे जो पॉइंट बताए ना, पॉइंट वहीं लिख रहे हैं, बस आपको थोड़ी जानकारी आपके हिसाब से एक्स्ट्रा लिखनी है। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, बल्कि बताना है कि प्रश्न आपको कैसे करना है, ये नहीं बताना कितना लिख कर आना है।
तो ये तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इतने पेज बढ़ने, जैसे छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसकी समय सीमा होती है, बड़े वाले आते हैं तो उसके अंदर आपको 4 से 5 पेज भरने होते हैं, जबकि लघुत्रात्मक आते हैं तो आपको 1.5 से 2 पेज इसमें लिखने होते हैं। तो वो आपको अपने हिसाब से लिख करना, थोड़ा बहुत समझ के, लेकिन पॉइंट आप जैसे समझ लीजिए इसको। दूसरा पॉइंट है 4 साम्राज्यों का अपतन होना, जैसे जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ओटोमन और यूरोपीय साम्राज्य टूट गए। तीसरा पॉइंट है नई सीमाओं का निर्माण होना, यूरोप का भूगोल बदल गया, नए देश जैसे चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया बने और वर्साई की संधि 1919 के अंदर हुई। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया और उस पर भारी आर्थिक जुर्माना और सैनिक शक्ति सीमित कर दी गई। अगला पॉइंट है 5 नंबर, राष्ट्र संघ की स्थापना करना, यानी विश्व शांति बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया, लेकिन यह असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध की राह बन गया। छठा पॉइंट है राजनीतिक विचारधारा का उदय होना, तो रूस में कम्युनिज्म, सोवियत संघ की स्थापना हुई। किसकी हुई थी? रूस के अंदर कम्युनिज्म, सोवियत संघ की स्थापना मानी जाती है। और इटली और जर्मनी के फांसीवाद और नाजीवाद का विकास हुआ। किस क्या हुआ था? इटली में और जर्मनी के अंदर फांसीवाद और नाजीवाद का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है आपके लिए 12 नंबर कि रूसी क्रांति 1917 के प्रमुख कारण और प्रभाव क्या थे, उसको विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों, रूसी क्रांति 1917 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। ये क्रांति फरवरी और अक्टूबर 2 चरणों में हुई थी, जिसमें जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हो गया था। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था कुछ दिनों के पहले, महीनों पहले, उसके अंदर पूछा गया था कि जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हुआ और बोल्शेविकों के नेतृत्व में कम्युनिस्ट शासन का स्थापना हुई थी। फिर है रूसी क्रांति 1917 के प्रमुख कारण, तो जारशाही शासन की निरंकुशता, जार निकोलस द्वितीय का शासन पूर्णतः निरंकुश था और जनता को राजनीतिक अधिकार नहीं थे और दमनकारी शासन के कारण असंतोष बढ़ता गया। दूसरा बढ़ गया कृषि और किसान समस्या, तो अधिकांश किसान अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। जमींदारी प्रथा, करों का बोझ और भूमि का असमान वितरण किसान असंतोष का कारण माना जाता है। तीसरा बढ़ गया है औद्योगिकीकरण और श्रमिकों की स्थिति, तो तेजी से हो रहे औद्योगिकरण के बावजूद श्रमिकों की दिशा दयनीय थी और दोस्तों कम मजदूरी, लंबे कार्य घंटे और खराब कार्य स्थिति के कारण श्रमिक असंतुष्ट माने जाते हैं। चौथा बढ़ गया है रूस जापान युद्ध 1904 से 1905, तो रूस की हार ने सरकार की असमता को उजागर किया और जनता में शासन के प्रति विश्वास घटा। तो अगला पॉइंट है पहला विश्व युद्ध, तो युद्ध में रूस की भागीदारी से संसाधनों की भारी बर्बादी हुई थी और खाद्य संकट, महंगाई और सैनिकों के भारी मृत्यु से जनता में क्या फैला? आक्रोश फैला था। छठा पॉइंट है बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव कैसे हुआ, तो कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का प्रसार हुआ। बोल्शेविक पार्टी लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति के लिए तैयार मानी जाती है। फिर आता है अगला रूसी क्रांति के प्रमुख प्रभाव। तो दोस्तों ये वीडियो कंटिन्यू आप देखते रहिए, हो सके तो आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से ध्यान से सुने, और अगर आपको टाइम कम मिल रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर दे सकते हैं, या इसको 2-3 भागों के अंदर आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से याद कर लेते हैं तो भी आपकी परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर बनेंगे। तो रूसी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या थे? तो पहला पॉइंट है जारशाही का अंत होना, यानी 300 वर्षों से चल रही रोमानियोव वंश की सत्ता का अंत हुआ। दूसरा, सोवियत शासन की स्थापना करना, तो बोल्शेविक पार्टी की सत्ता में आने के बाद रूस में समाजवादी शासन की स्थापना हुई। रूस को सोवियत संघ के रूप में पुनर्गठित किया गया। तीसरा पॉइंट क्या है? भूमि का राष्ट्रीयकरण, तो जमींदारों की जमीन जब्त कर किसानों को बांटी गई, जिस संपत्ति की व्यवस्था समाप्त कर सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया और समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कारखानों, बैंकों, परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था लागू की गई। ये इस प्रकार से पॉइंट बनते हैं इसके अंदर। फिर अगला है वैश्विक प्रभाव, तो दूरी दुनिया में समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन की प्रेरणा मिली। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विचारधारा का संघर्ष तेज हो गया, यानी शीत युद्ध का आधार बना। तो नागरिक युद्ध और आंतरिक संघर्ष, क्रांति के बाद बोल्शेविकों और विरोधियों के बीच गृह युद्ध हुआ था। लाखों लोगों की मृत्यु और आर्थिक संकट उत्पन्न माना जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है 13 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण, वर्साई की संधि क्या थी, इसके शर्तों का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद 28 जून 1919 को फ्रांस के वर्साई नगर में हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। यह संधि मित्र राष्ट्रों जैसे मुख्यतः इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और इटली और जर्मनी के बीच हुई थी। इसका उद्देश्य जर्मनी को युद्ध का उत्तरदायी ठहराकर उसे दंडित करना था। मुख्य शर्तें क्या थी? तो इसकी टर्म्स ऑफ द ट्रीटी,
तो जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराना, वार गिल्टी कैच, आर्टिकल 231, जर्मनी और उसके सहयोगियों को प्रथम विश्व युद्ध के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय हानि, यानी अल्लेस, अल्लास और लारेन फ्रांस को वापस कर दिए गए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि पोलैंड को पोलिश कॉरिडोर देकर पूर्वी एशिया को अलग कर दिया गया। सार क्षेत्र फ्रांस को 15 वर्षों के लिए दिया गया और ऑस्ट्रिया से मिलकर कोई गठबंधन करने पर रोक लगा दी गई थी। फिर अगला सैन्य प्रतिबंध, तो जर्मनी की सेना को केवल 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया और नौसेना सीमित कर दी गई और वायुसेना तथा टैंक पूरी तरह प्रतिबंध कर दिए गए। राइन क्षेत्र को निशस्त्रीकरण किया गया और युद्ध क्षतिपूर्ति, यानी जर्मनी पर भारी आर्थिक क्षतिपूर्ति लगभग 33 अरब डॉलर लगाने का प्रावधान रखा गया। 5 नंबर पॉइंट क्या है, आर्थिक आत्मसम्मान की हानि, यानी जर्मन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और वीमर गणराज्य की स्थापना की गई थी। तो जर्मनी का प्रभाव क्या हुआ, तो दोस्तों बात करते हैं जर्मनी पर प्रभाव, यानी पहला पॉइंट है आर्थिक संकट, यानी भारी युद्ध, क्षतिपूर्ति और क्षेत्रीय हानि से जर्मनी की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय अपमान, तो संधि की कठोर शर्तों ने जर्मनी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, इसे अपमानजनक संधि कहा गया। तीसरा पॉइंट क्या है, राजनीतिक अस्थिरता, वीरमर गणराज्य कमजोर साबित हुई और पूरे देश में असंतोष फैल गया, जिससे चरमपंथी ताकतें उभरने लगी। चौथा पॉइंट है नाजीवाद का उदय, तो वर्साई की संधि की कठोरता से आगे चलकर हिटलर और नाजी पार्टी को सत्ता में आने का मौका दिया गया और उन्होंने इसे जर्मनी के साथ अन्याय बताया था। 5 नंबर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखना, तो यह संधि बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में एक से एक बन गई थी, क्योंकि जर्मनी ने बदला लेने की भावना से सैन्य विस्तार किया था। अगला पॉइंट है, प्रश्न है बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण, हिटलर का उदय कैसे हुआ, नाजीवाद के सिद्धांत और नीतियां बताइए। ये प्रश्न आपके लिए इतना कामगर साबित होगा, क्योंकि परीक्षा में आपके लिए ये प्रश्न आए तो आपको किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले जितने भी पेपर है आपके, या आपका कौन सा पेपर है, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो और आपके लिए कंपटीशन तैयारी आप कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए वीडियो आ रहे हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं हिटलर की, तो एडोल्फ हिटलर का उदय जर्मनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष की पृष्ठभूमि में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। हिटलर के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, तो पहला पॉइंट है वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि हुई थी 1919 के अंदर। इस संधि ने जर्मनी को अपमानित और आर्थिक रूप से तबाह कर दिया। यह हिटलर के प्रचार का बड़ा हथियार बना। दूसरा पॉइंट है आर्थिक संकट। तो क्या है आर्थिक संकट, 1929 की महामंदी ने जर्मनी की जनता को बेरोजगारी, भूख और गरीबी में धकेल दिया। लोगों ने मजबूत नेतृत्व की आशा की। तीसरा है विमर गणराज्य की असफलता। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार जनता की समस्याएं हल करने में असफल रही, इससे कट्टरपंथी दलों को बढ़ावा मिला। चौथा पॉइंट क्या है, हिटलर का करिश्माई नेतृत्व है। हिटलर प्रभावशाली वक्ता था, उसने राष्ट्रवाद, आर्य गौरव और यहूदियों के विरुद्ध घृणा को भुनाया था। फिर नाजी पार्टी का प्रचार होना, तो नाजी पार्टी ने एक राष्ट्र, एक नेता और एक झंडा के सिद्धांत पर प्रचार किया और युवाओं को लुभाया। छठा पॉइंट क्या है, सशस्त्र संगठनों का प्रयोग करना। हिटलर ने स्ट्रॉम ट्रूपर्स, SA और SSA जैसे संगठनों का उपयोग विरोधियों को डराने के लिए किया। फिर 7 नंबर पॉइंट है 1933 में सत्ता प्राप्ति। तो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। बाद में हिटलर ने आपातकाल लागू कर दिया और तानाशाही स्थापित की जाती है। नाजीवाद के सिद्धांत क्या थे, तो नाजीवाद के अगर सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट था जातीय श्रेष्ठता। नाजियों के अनुसार जर्मन आर्य जाति श्रेष्ठ है, अन्य जातियां विशेषकर यहूदी, रोमा, कम्युनिस्ट आदि हीन जाति है। दूसरा राष्ट्रवाद, तो चरम राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। जर्मन संस्कृति, भाषा और परंपरा को सर्वोच्च माना गया। फिर दोस्तों, साम्यवाद का विरोध कैसे हुआ, तो साम्यवाद नाजीवाद, कम्युनिस्टों और समाजवादियों का विरोध करता था। उसने मजदूरों आंदोलनों को कुचल दिया था। चौथा पॉइंट क्या है, सामूहिक नेतृत्व का विरोध करना। तो फ्यूर प्रिंसिपल के तहत हिटलर को सर्वोच्च नेता माना गया, जिसकी आज्ञा अंतिम होती थी। फिर है सैन्यवाद, तो सेना का महिमा मंडन किया गया और जर्मनी को पुनः एक सैन्य शक्ति के रूप में खड़ा किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिए कि यहूदी विरोध। यहूदियों को जर्मनी की समस्याओं के लिए दोषी ठहराया गया और उनके खिलाफ
भेदभावपूर्ण और अनमानवीय नीतियां बनाई गई। नाजी नीतियां क्या है? तो सांस्कृतिक नियंत्रण, प्रेस, रेडियो, शिक्षा और फिल्म पर सरकारी नियंत्रण, यहूदी लेखकों और कलाकारों की रचना स्पष्ट की गई, नष्ट की गई। युवा एवं शिक्षा नीति। तो दोस्तों, हिटलर यूथ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स के माध्यम से युवाओं को नाजी विचारधारा में डाला गया। तीसरा बढ़ गया आर्थिक नीति। बेरोजगारी हटाने के लिए निर्माण कार्य, सड़कें, हथियार आदि शुरू किए गए और ये सेना के पुनर्निर्माण के लिए भी सहायक थे। विदेश नीति। तो जर्मनी को पुनः महान बनाने के लिए उसने वर्साई संधि की शर्तों को तोड़ा और विस्तारवादी नीति अपनाई। 5 नंबर पॉइंट है यहूदी विरोधी नीतियां। न्यूबर्ग कानून 1935 यहूदियों को नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया था। क्या किया गया था? नागरिक अधिकारों से वंचित। अगला पॉइंट है होलोकॉस्ट। लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर्स में मार दिया गया। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर आपके लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे से समझ कर जाना है, क्योंकि दोनों विश्व युद्धों में से एक आपकी परीक्षा में पक्का 100% आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा पॉइंट रहा, क्या इसका प्रमुख कारण था, कौन कौन से देश सम्मिलित हुए थे। आपके परीक्षक जो कॉपी चेक करता है आपकी क्या चीज़ देखता है? यही देखता है कि बच्चे ने क्या पॉइंट लिखा है, और परीक्षा में जो पॉइंट लिखा है उसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और उसके अंदर जो मैटर होता है आप सीमित लिमिट जो पूछ रहा है आपको उस हिसाब से लिख करना है। जैसे शुरुआत में आप लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके मध्य हुआ था और उसके अंदर कारण क्या बना, क्या अंत हुआ था, ये बताएंगे। फिर आप उसके कारण बता सकते हो, कारण के अंदर आप 5-6 पॉइंट बता लो अच्छे से। उसके अंदर आप जो मैटर होता है आपके पास जैसे पॉइंट बनते हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत अपने मिलाकर लिखते हैं तो भी आपको अच्छा बन जाता है। फिर आप उसके परिणाम बताओ। उस प्रकार से पहले हम इस प्रश्न को देखते हैं, फिर आपके लिए 2-3 मिनट का समय अलग लूंगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ये विश्व इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें विश्व के अधिकांश राष्ट्र 2 गुटों में बंटकर युद्ध में शामिल हुए, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। यानी जो विश्व है 2 राष्ट्रों में बंट गया, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या बने? पहला पॉइंट था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुई? 1919 के अंदर हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी गई और जर्मनी को भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, सैनिक शक्ति सीमित कर दी गई और भूमि छीनी गई। इससे जर्मनी में असंतोष और बदले की भावना पैदा हुई थी। यानी जो वर्साई की संधि है उसमें क्या हुआ? भूमि छीन गई, जिसमें जर्मनों में असंतोष और बदले की भावना हो गई थी। दूसरा पॉइंट है हिटलर और नाजीवाद का उदय हुआ। यानी दूसरे युद्ध में हिटलर और नाजीवाद का उदय के कारण क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी का उभार हुआ। हिटलर ने जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा बहाल करने और वर्साई संधि को अस्वीकार करने का संकल्प लिया था। क्या लिया था? अस्वीकार करने का। फिर तीसरा पॉइंट है अंधराष्ट्रभक्तवाद और साम्राज्यवाद। जर्मनी, इटली और जापान विस्तारवादी नीति अपनाकर नए क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। जैसे जापान में मंचूरिया पर, इटली ने इथियोपिया पर और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया सुडेनलैंड पर कब्जा कर लिया था। चौथा बढ़ गया तुष्टिकरण नीति, पॉलिसी ऑफ अप्रेसमेंट। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर की आक्रामक नीतियों का विरोध करने के बजाय उसे शांत करने की कोशिश की। उसने हिटलर का मनोबल और बढ़ा। फिर 5 नंबर पॉइंट था लीग और नेशंस की विफलता। तो ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में असफल रही थी। आक्रमणकारी देशों पर कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं किया गया था, यानी कार्रवाई नहीं की गई। फिर अगला 6 नंबर पॉइंट क्या था आपके लिए? जर्मनी सोवियत संधि 1939। तो जर्मनी और सोवियत संघ के बीच आक्रमण न करने की संधि हुई, जिससे जर्मनी को पोलैंड पर हमला करने का मौका मिल गया था। फिर आता है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या थे। तो पहला तो पॉइंट कोई भी आ जाए, चाहे प्रथम विश्व युद्ध है या दूसरा विश्व युद्ध है, एक तो भारी जान माल की हानि हुई थी। फिर किसी पक्ष की हार तो ही होगी, वो पक्ष है कौन कौन सा, उसके अंदर क्या क्या कारण हुए वो आप लिख सकते हैं। ये मेरे द्वारा थोड़े कम बताए गए, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से मेंटेन करके लिख सकते हो। तो भारी जान माल की हानि, लगभग 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। यूरोप, जापान, रूस आदि देशों में भारी विनाश हुआ। दूसरा पॉइंट जर्मनी, इटली और जापान की हार हुई। हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। हिटलर ने क्या कर ली थी? आत्महत्या। जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया, यानी आपका को सरेंडर कर दिया था। फिर तीसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। 1945 में
विश्व में शांति स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 के अंदर की गई थी, यानी यूएनओ। चौथा, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, यानी युद्ध धरातल पर तो खत्म हो गया, लेकिन शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध तो जब क्या करते हैं, कोई दो देशों के मध्य या दो व्यक्तियों के मध्य आपसी विचारधारा, जैसे टेलीफोन रेडियो माध्यम से, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हम विचार संचार के माध्यम से जो युद्ध होता है, वैचारिक आधार पर संघर्ष होने, महाशक्तियां उभरने लगती है, उसको हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। ठीक है, वही होता है शीत युद्ध। तो अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे और उनमें वैचारिक संघर्ष यानी कोल्ड वार, वैचारिक यानी मतभेद हो गए, जिसे वो देश बोलता है मैं ऐसा करता हूँ, यानी अपने आपसी टेलीविजन के माध्यम से या संचार के माध्यम से क्या कर रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं। फिर 5 नंबर पॉइंट आता है नए देशों का उदय होना। तो उपनिवेशवाद का अंत शुरू हुआ, एशिया और अफ्रीका में कई नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए। 6ठा पॉइंट है यूरोप की सत्ता का अंत होना। यूरोप की सत्ता का अंत होना तो ब्रिटेन, फ्रांस आदि का वैश्विक प्रभुत्व कमजोर पड़ा। जापान पर परमाणु हमला, तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया 6 और 9 अगस्त 1945 को। ये विश्व में परमाणु हथियार के प्रयोग का पहला उदाहरण था, यानी विश्व के अंदर जो पहला परमाणु हथियार हुआ था, प्रयोग हुआ था, वो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए थे 6 और 9 अगस्त को, वही परिणाम था। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? तो निष्कर्ष ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध मानवता के लिए एक भयानक त्रासदी थी। इसने दुनिया को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नई संस्थाएं बनी और एक नए विश्व व्यवस्था की नींव मारी जाती है। तो दोस्तों, ये इतिहास के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इतिहास, विश्व इतिहास, आपके जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के अंदर रहने वाला है, और आपके एमजीसी यूनिवर्सिटी या और भी अगर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर सेम सिलेबस है तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सभी पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वे सभी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि वे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर भेजें। इस वीडियो को 4-5 देख लिया तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये बात मैंने लिखी है, क्योंकि अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, क्योंकि जिसने इस वीडियो को 4 से 5 बार देखकर अच्छे से इसको समझ लेना, उसके कभी भी नंबर नहीं कटेंगे और पूरे में से पूरे अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि बीए के अंदर आपके सेमेस्टर अगर आप अच्छे नंबर आते हैं और आप रेगुलर स्टूडेंट है, तो आपकी ये स्कॉलरशिप, या आप अगर प्राइवेट स्टूडेंट है तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे लिख कर आओगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए बोलता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, या वरना मैं नंबर नोट कराता हूँ, आप वो लिख लीजिए, वहाँ पर मैसेज डालेंगे तो आपको पीडीएफ सेंड हो जाएगी। 8955857877 आप नंबर लिखोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे रखी है, वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे, या इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप कंपटीशन में नंबर 1 पर रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।